गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपना टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर इक्लेम्शिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इक्लेम्शिया क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इक्लेम्शिया वो कंडीशंस है, जैसे अपन बात कर सकते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उस टाइम पे अगर मान लो कोई पेशेंट है, कोई प्रेग्नेंट है और सीजर्स आना स्टार्ट हो जाए और उसका हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाए, मतलब ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है, साथ में क्या आ रहे हैं उसको सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्लेम्शिया कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? इक्लेम्शिया कंडीशन बोलते हैं। तो अपन ने देखा था एक प्री इक्लेम्शिया भी देखा था कि उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो साथ साथ में प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है यूरिन के अंदर, तब वो कंडीशन हो जाती है, वो प्रीक्लेम्शिया कंडीशन कहलाती है। अगर ये सीवियरिटी कंडीशन बढ़ जाती है तो इक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं प्रीक्लेम्शिया के, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो प्रीक्लेम्शिया के, वो इक्लेम्शिया जैसे कंडीशंस होते हैं, हेल्थ सिंड्रोम हो जाता है, तो ये सब इंक्लूडेड होता है। तो इक्लेम्शिया एक तरीके से किसका कॉम्प्लिकेशन है? प्रीक्लेम्शिया की कॉम्प्लिकेशन है। तो अपन ने इक्लेम्शिया के बारे में पढ़ लिया था, इसका डिस्कस कर लिया था, इसके फिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, फिट्स कौन कौन से होते हैं, कन्वर्जन कौन कौन, सीजर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, इसके कोजेस के बारे में डिस्कस कर लिया था अपन ने, अपने क्लिनिकल फीचर्स के बारे में इसके अंदर अपन ने डिटेल से अपन ने पढ़ लिया। तो आज जो फाइनल जो अपना टॉपिक चल रहा है, अब ये इसके अंदर जो इक्लेम्शिया के अंदर है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है इसका। तो अपन मैनेजमेंट देखेंगे, तो प्रिंसिपल अपन जो फर्स्टली अपन जो देखेंगे वो देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, क्या सिद्धांत है, क्या एक तरीके से अपन के जो मैनेजमेंट करेंगे इक्लेम्शिया कंडीशंस के अंदर वो किस तरीके से होगा। मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले इसके अंदर, फिर मैनेजमेंट के अंदर, फिर आपको एक चार्ट बता के समझाऊंगा कि एक चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, उस थ्योरी को आप डिटेल से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज और कल 2 दिन मैनेजमेंट चलेगा। आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा मैनेजमेंट, अपन कल कंप्लीट कर देंगे मैनेजमेंट आपका, फिर मेरी तरफ से प्रीक्लेम्शिया कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन जो देखेंगे इसमें जनरल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, इक्लेम्शिया कंडीशन का पेशेंट है, आपको मिलता है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन वाला मिल रहा है, साथ में उसको फिट्स आ रहे हैं या बोल सकते हैं अपन सीजर्स आ रहे हैं, तो उसको आप जनरल मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करोगे? क्योंकि जनरल मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने बोल दिया कि हाँ पेशेंट है प्रेग्नेंट लेडीज को सीजर आने लगा दो डायरेक्ट सीधा MGF ऐसे वो मैग्नीशियम सल्फेट लगा दो डायरेक्ट, ऐसा थोड़ा ना करोगे। पहले जनरल मैनेजमेंट भी करोगे, नहीं करोगे? करोगे ना। तो जनरल मैनेजमेंट पहले ज़रूरी होती है कि क्या पता जनरल मैनेजमेंट से ही क्या पता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उसको आप रोक सको। तो जनरल मैनेजमेंट पहले जरूरी है, प्रिफर किसको करोगे? जनरल मैनेजमेंट को करोगे। देन उसके बाद तो स्पेसिफिक मैनेजमेंट देना ही देना है, क्योंकि जनरल मैनेजमेंट से कवर नहीं तो अपन क्या कर रहे हैं, जनरल मैनेजमेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशन होने वाले उनको रोक सके, उस चीज़ को अपन बचा सकें, तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, जनरल मैनेजमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो जनरल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जनरल मैनेजमेंट पहले बात किसके करेंगे, अपन सपोर्टिव केयर की बात करेंगे कि पेशेंट जो सीजर्स वाला पेशेंट है, हाइपरटेंशन कंडीशन हो रही है ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी हाइपरटेंशन कंडीशन हो रही है और सीजर्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसको सपोर्ट करना, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना। किस तरीके की सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना? फर्स्टली एक है प्रिवेंट द सीरियस मेटरल इंजरी फ्रॉम फॉल। अगर कोई पेशेंट है बेड पे है, सीजर्स आना स्टार्ट हो गए तो गिरने के चांसेस है कि नहीं है? क्या पता वो जमीन पर मतलब कोई भी चोट लग जाए, इंजरी होने के चांसेस है। मैटरनल इंजरी हो गई, मान लो सपोज कर लो एब्डोमेन पे ही हो गई, वो फीटल को कॉम्प्लिकेट कर सकती है, नहीं कर सकती है? कर सकती है। क्या पता वो कंजेनाइटल कंडीशन हो जाए बच्चे के अंदर, क्या पता बच्चे की डेथ हो जाए, ऐसी जगह फॉल कर जाए, बच्चे के हेड पे लग जाए और आके उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो सीरियस मैटरनल इंजरी प्रिवेंट करना, उस चीज़ को रोकना। पेशेंट वहाँ से बेड से गिर सकता है, चलते हुए गिर सकता है, कोई चीज़ का मतलब कोई पास में कोई शार्प चीज़ रखी है उससे उसकी इंजरी हो सकती है, कोई आयरन की चीज़ रखी है उससे इंजरी हो सकती है। तो प्रिवेंट द सीरियस मैटरनल इंजरी, सबसे पहले सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना है। सीजर के टाइम पे उससे इम्प्रूव करना है, आपको इंजरी से बचाना है, क्योंकि मैटरनल इंजरी से बचाना है और आपके बच्चे के ना लगे उससे भी बचाना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात आप ध्यान रखोगे कि प्रिवेंट एस्पिरेशन। पेशेंट एस्पिरेट करने की कोशिश करेगा, मान लो उसने खाना खाया, फिट्स आना स्टार्ट हो गए है, कोई वॉमिट आना स्टार्ट हो गई, वॉमिट आ गई तो लंग्स में गए तो एस्पिरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एस्पिरेट कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो प्रिवेंट करना आपको एस्पिरेट करने की, एस्पिरेट से। अब कैसे करोगे एस्पिरेट को प्रिवेंट कैसे करोगे? आपको क्या करना है, माउथ को टर्न कर देना, जो वॉमिट आएगी जो भी होगा बाहर की ओर निकल जाएगा, वो वापस क्या करे, एस्पिरेट नहीं करेगा। तो आपको एस्पिरेट होने से बचाना है, एस्पिरेशन होने से बचाना। टू मेंटेन एयरवे मेंटेन करना है। क्या पता कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव फंस गया हो या कुछ लंग्स में प्रॉब्लम आए, तो एयरवे को मेंटेन करके रखना है आपको। माउथ ओपन करना है और साइड जो माउथ को टर्न करना है जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर्ली आ सके, जो भी ऑब्जेक्टिव अंदर इंसर्ट ना हो। तो मेंटेन एयरवे करना है आपको।
प्रॉपरली एयरवे जा रही है नहीं है, जा रही है लंग्स के अंदर। एंश्योर ऑक्सीजनेशन, आपको ऑक्सीजनेशन को एंश्योर करना है कि प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है नहीं जा रही है, या जा रही है तो कितनी जा रही है, कितना परसेंट है, वो आपको पता करना है। उस हिसाब से आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी करना ज़रूरी है। तो आपको ये 4 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव केयर के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि अगर ये चारों चीज़ अपन ने नहीं रोकी तो ये मैटरनल को और बच्चे को क्या कर सकती है, कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। कैसे? अगर इंजरी हो जाए, सीरियस इंजरी को प्रिवेंट नहीं करे तो बच्चे को, माँ को, दोनों को नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। एस्पिरेट कर जाएगी तो मदर की डेट हो जाए तो बच्चा जिंदा रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा। और ऑब्वियसली बात है दोनों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है। मेंटेन एयरवे, एयरवे को मेंटेन नहीं किया तो ऑक्सीजन ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। एंश्योर ऑक्सीजनेशन, आप ऑक्सीजन की आपने लेवल चेक नहीं किया, आपको पता लगे कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, आपने चेक नहीं किया तो उससे क्या हो सकती है, हाइपोक्सिया कंडीशन की ब्रीथलेसेस हो जाएगा, और उसके हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी। तो उस कंडीशन से भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सपोर्टिव केयर। तो फर्स्टली आपको ध्यान रखना है, जनरल मैनेजमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कराना। सेकेंड ध्यान रखना है कि डिटेल हिस्ट्री इज टू बी टेकन द रिलेटिव रिलेवेंट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ एक्लेम्शिया, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ फिट्स, नेचर ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आउटसाइड। आपको हिस्ट्री डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न करनी है या पूछना है, रिलेटिव से पूछना है कि इसके जो डायग्नोसिस है एक्लेम्शिया वो पहले तो नहीं थी, कहीं इससे रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं थी पहले, क्या पता हाइपरटेंशन कंडीशन पहले हो, सीजर्स नहीं आ रहे हो, क्या पता हाइपरटेंशन ना हो पहले सीजर्स आने स्टार्ट पहले से हो रहे हो, तो आपको पता पूछना है इस बारे में। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है, 10 वीक की है, 20 वीक की है, 30 वीक की है, 35 वीक्स की है, आपको पूछना जरूरी है। क्या पता 37 वीक की हो प्रेगनेंसी हो तो उसको उस टाइम पे डिलीवरी करना जरूरी हो रहा है, नो टर्म कंडीशन है, और ये कंडीशन होती है तो आपको डिलीवरी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए। ऐसी कंडीशन हो गई, क्या पता क्या कंडीशन हो है, तो आपको बहुत जरूरी है, तो आपको ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी पूछना जरूरी है। नंबर ऑफ फिट्स, कितनी बार फिट्स आए, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार, आपको पूछना जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रग एडमिनिस्टर करनी है नहीं करनी है, करनी है। ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर आउटसाइड, और आपको पूछना है कोई मेडिकेशन दी थी क्या पता फिट्स आने से पहले कहीं और कहीं पे क्लिनिक पे दिखाया हो तो उसको कहीं मेडिसिन प्रोवाइड की हो, तो आपको बताना जरूरी है। तो हिस्ट्री आपको डिटेल लेना जरूरी है, ये जनरल मैनेजमेंट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जामिनेशन की बात करेंगे। एग्जामिनेशन में द वंस ऑफ द पेशेंट स्टेबलाइज थ्रू द बट क्विक जनरल एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन आर मेड। आपको एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। जो सीजर्स वाला पेशेंट है उसके अंदर जनरल अपन को क्या करना चाहिए, एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर मैंने बता दिया वो एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर अपन जो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर अपन देखते हैं कि मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, हाफ हॉर्ली पल्स, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर आर रिकॉर्डेड। अपन को उस टाइम पे जब पेशेंट को क्या करना है कि जब इक्लेम्शिया वाली कंडीशन की जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, हॉर्ली पल्स अपन को डिटेक्ट करनी है कि कितनी हॉर्ली पल्स कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, क्या पता टैकीकार्डिया कंडीशन भी हो सकती है, ब्रेडीकार्डिया कंडीशन भी हो सकती है। रेस्पिरेशन आपको काउंट करनी है, ब्लड प्रेशर आपको मेजर करना है, क्या पता ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे चला जाए, तो आपको देखना है कि होली देखना है कि रिकॉर्डेड करना है, क्योंकि होली यूरिन आउटपुट भी आपको नोटेट करना है। साथ साथ में क्या करना है, होली यूरिन आउटपुट इज भी नोटेड, आपको साथ साथ में यूरिन आउट भी नोटेट करना है। क्यों आपको यूरिन आउट, क्योंकि ओलिगो यूरिया की कंडीशन भी हो सकती है। या बोल सकते हैं अपन कि रेस्पिरेशन क्यों चेक करना है, इमीडिएट आफ्टर द कन्वर्जन फीटल ब्रेडीकार्डिया इज कॉमन, कि आफ्टर द फीटल बोल सकते हैं कि फिट्स आने के बाद, सीजर्स आने के बाद जो ब्रेडीकार्डिया की कंडीशंस हो सकती है, तो अपन को क्या करना है, अपन को पल्स रेट चेक करनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, यूरिन आउटपुट भी चेक करना है, मॉनिटर करना है, ड्यूरिंग द हार्ट रेट आपको देखनी है, और यूरिन आउटपुट ओलिगोयूरिया की कंडीशन भी हो सकती है, एडिमा की कंडीशन हो सकती है, तो ओलिगोयूरिया की कंडीशन भी हो सकती है इसके अंदर, तो आपको मॉनिटर करना जरूरी है। नेक्स्ट है फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस के अंदर अपन बात करेंगे कि इसके अंदर अपन आरएल एडमिनिस्टर करते हैं, तो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन आरएल इज स्टार्टेड एज फर्स्ट चॉइस, टोटल फ्लूइड शुड बी एक्सीड द प्रीवियस 24 आवर्स यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml। आपको क्या करना है, आपको जो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन रिंगर सॉल्यूशन जिसे बोल सकते हैं, रिंगर सॉल्यूशन आरएल सॉल्यूशन बोल सकते हैं अपन, स्टार्टेड करना है फर्स्ट चॉइस में। टोटल फ्लूइड शुड बी नॉट बी एक्सीड द, अपन को देखना है कि अपन 24 आवर्स के अंदर यूरिन आउटपुट 1000 ml से ऊपर प्लस हो जाता है, तो आपको तब उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, अदरवाइज आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो फ्लूइड बैलेंस भी आपको मेंटेन करके चलना है।
एंटीबायोटिक प्रिवेंट द इन्फेक्शन, सेफ्ट्रेक्सोन वन ग्राम IV ट्वाइस डेली इज वीक। आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उस टाइम पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या इक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो आपको क्या कौन सा इंजेक्शन लगाना है, सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम का IV लगाना है, जिससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हो उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको वो रोक सके। ठीक है, तो ये जनरल ये अपन ने देखा कि जनरल मैनेजमेंट की बात कर रही थी कि सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हिस्ट्री अपन लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ये क्या कर, ये जनरल मैनेजमेंट है कि अपन को ये जनरल मैनेजमेंट की अपन को पता लगता है कि हाँ इक्लेम्शिया की कंडीशंस हो रही है, हाइपरटेंशन की कंडीशंस हो रही है, उसके अंदर साथ साथ में अपन को बोल रहे हैं कि सीजर्स आ रहे हैं, तो अपन को ये जनरल मैनेजमेंट तो करना चाहिए, तो कि आगे जो फर्दर होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको अपन क्या कर सके, रोक सके, उसको आगे से प्रिवेंट कर सके, उनको अपन आगे ना होने दे, तो ये करना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन, यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक मैनेजमेंट का मतलब यही कि एक पर्टिकुलरली अपन एक सीजर्स के ऊपर अपन ने फोकस किया, हाइपरटेंशन के ऊपर फोकस किया, तो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक जो सिम्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करके या उसका ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर करने की कोशिश करना एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो स्पेसिफिक मैनेजमेंट के एंटी कन्वर्जेंट देते हैं अपन कि एंटी कन्वर्जेंट सेडेटिव रेजिमेन एंड एम ऑफ द कंट्रोल द फिट्स एंड टू प्रिवेंट द रिकरेंस। अपन को एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स देनी है जो आगे जिसको फिट्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर यही है कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि जो अपन को इक्लेम्शिया के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर स्पेसिफिक जो दिखाई दे रहा है वो अपन को यही दिखाई दे रहा है कि उसके क्या हो रहे हैं, उसके फिट्स आ रहे हैं और साथ साथ में हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है, तो अपन को क्या करना है, अपन को फिट्स को रोकना है और हाइपरटेंशन कंडीशन को रोकना है, तो अपन को एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देना जरूरी है। तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देना, ये सेडेटिव रेजिमेन था, एम द कंट्रोल ऑफ द फिट्स एंड प्रिवेंट द रिकरेंस। तो अपन क्या देंगे एंटी कन्वर्जेंट को रोकने के लिए, अपन देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। क्या देंगे उसको अपन, मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। आपको याद रखना, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द इक्लेम्शिया कंडीशन हो जाती है तो ड्रग ऑफ द चॉइस आपको मैग्नीशियम सल्फेट ही लिखना है। ठीक है, और नर्स का काम क्या होगा, आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नर्स का क्या काम होगा, नर्स का काम होगा मेंटेन द एयरवे। ड्रग देना नहीं होता है, ड्रग देना काम किसका है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तब ड्रग देती है। आपका मेन काम क्या है, नर्स का मेन काम क्या रहेगा, एयरवे को मेंटेन करने का। तो एयरवे को मेंटेन करने का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नर्स की वो रहती है, और जो ड्रग ऑफ द चॉइस होती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट रहता है। ठीक है, रिपीट द इंजेक्शन आर गिवन ओनली टू नी जर्क आर प्रेजेंट, यूरिन आउटपुट एक्सीड 30 ml पर आवर एंड द रेस्पिरेशन रेट इज मोर देन 12 पर मिनट। अगर आपको रिपीट इंजेक्शन देना है मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 को आपको रिपीट इंजेक्शन देना है, तो आपको देख लेना है कि नी जर्क मूवमेंट ही आपको मतलब एक तरीके से बोलते हैं नी जर्क वाला ही सीजर से एक तरीके से जकड़न हो रखी हो, यूरिन आउटपुट अगर 30 ml से पर आवर आ रहा हो, रेस्पिरेशन मोर देन 12 पर मिनट के हिसाब से हो, तो ही आप रिपीट इंजेक्शन दें, अदरवाइज रिपीट इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। ये अपन को कहते हैं कि तरीके से अपन को जो मूवमेंट्स है ये बोल सकते हैं, अपन को ये अपन को जो इंडिकेशन है ये कि अपन को दिखाते हैं कि ये जरूरी होना चाहिए बॉडी के अंदर जो इंडिकेशन उसको अकॉर्डिंग आपको रिपीट इंजेक्शन देना जरूरी है, अदरवाइज नहीं देना है। ठीक है, तो एंटी कन्वर्जेंट हो गया। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना है जरूरी है कि एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि हाइपरटेंशन अगर 150 के अबव हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के अबव हो जाता है, तो हाइपरटेंशन देना जरूरी है जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके और यूरिन आउटपुट को बढ़ा सके। तो इंस्पाइट द एंटी कन्वर्जेंट सेडेटिव रेजिमेन द ब्लड प्रेशर रिमेन्स मोर देन 160/110 mmHg, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर। अगर मान लो इंस्पाइट एंटी कन्वर्जेंट आप दे रहे हैं, सेडेटिव आप दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर रिमेन्स मोर देन 160/110 चला जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपको शुड बी एडमिनिस्टर आपको देनी चाहिए, जिससे क्या है हाइपरटेंशन कंडीशन क्या हो सके, कंट्रोल हो सके, क्या हो सके वहां पर कंट्रोल हो सके। ठीक है तो नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ द ड्यूरिंग द फिट्स, कि वहां पर तो देखा कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट में कि एंटी कन्वर्जेंट दिया और साथ में अपन ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अपन ने दी है। अब यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फिट्स, कि आपको फिट्स आ रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना है, आपको ये देखना है। तो इफ द प्री मॉनिटरी स्टेज माउथ गैग इज प्लेस इन द बिटवीन द टीथ टू प्रिवेंट द टंग बाइट एंड द शुड बी रिमूव आफ्टर द क्रोनिक फेज इज ओवर। कि प्री मॉनिटरी स्टेज की बात कर सकते हैं कि प्री मॉनिटरी स्टेज के अंदर अपन बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम पे जो आता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है
और मसल्स क्या होते हैं, ट्विस्टिंग हो जाती है मसल्स, फेस, टंग, लिम्स, आई बॉल क्या होती है, रोल हो जाती है, टर्न ऑन द वन साइड द बिकम फिक्स हो जाती है। आई बॉल वो कौन सी होती है, प्री मॉनिटरी स्टेज, जो मैंने फर्स्ट में जो स्टेजेस पढ़ाई थी आपको, क्लिनिकल फीचर्स की बात कर सकते हैं, या क्लिनिकल में जो इक्लेम्शिया की जो स्टेजेस थी वो फिट्स वाली स्टेजेस, उसमें फर्स्ट जो स्टेजेस पढ़ाई थी वो प्री मॉनिटरी स्टेज है, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, साथ साथ में मसल्स ट्विस्टिंग करने लग जाती है, फेस बिल्कुल रुक जाता है, टंग हो जाती है, लिम्ब रुक ट्विस्ट हो जाती है, बिल्कुल एक जकड़न सी हो जाती है, आई बॉल या रोल करती है, फिर एक साइड में फिक्स होके चली जाती है, एक साइड में क्या होती है, फिक्स हो जाती है। वो कंडीशन स्टेज है जो प्री मॉनिटरी स्टेज के अंदर होता है। तो प्री मॉनिटरी स्टेज एज ए माउथ गैग इज प्लेस इन बिटवीन द टिथ, कि माउथ गैग इज रिप्लेस ना बिटवीन द, जो माउथ गैग है मतलब कोई चीज एक होता है कि ऑब्जेक्ट होता है जो अपन क्या माउथ के अंदर प्लेस कर दिया बिटवीन द टीथ एंड द प्रिवेंट द टंग बाइट को टंग को बाइट कर सके, काट ना लेगा, अगर बाइट टंग को काट लेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो उस जगह क्या करना है, गैग एक माउथ गैग क्या करना है, उसके अंदर प्लेस कर देना है दोनों टिथ के बीच में, अपर और लोअर के बीच में, जो प्रिवेंट द टंग बाइट ना कर सके, एंड रिमूव करना है आफ्टर द क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज कौन सी वाली है, थर्ड स्टेज वाली है, जिसमें क्या होती है कि अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, उस टाइम पे क्या करना है, तभी रिमूव करना है, अदरवाइज रिमूव नहीं करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द फिट्स की बात है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर पासेस इज टू बी क्लियर एंड म्यूकस विद द म्यूकस शक, आपको एयर पासेस करने के लिए म्यूकस को क्या करना है, बिल्कुल बाहर की ओर निकालना है, शक कर लेना है, म्यूकस को शक कर लेना है, क्लियर कर देना है, उसको बाहर की ओर निकालना है, बिल्कुल एयरवे क्या करना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है। ऑक्सीजन इज गिवन अंटिल साइनोसिस डिसअपियर, जब तक आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, जब तक साइनोसिस डिसअपियर ना हो जाए, साइनोसिस ना चला जाए। साइनोसिस कब जाएगा, जब आप पेशेंट है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी तो साइनोसिस ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी अंटिल द साइनोसिस डिसअपियर, जब तक साइनोसिस डिसअपियर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे कि कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, मान लो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन के कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, किस तरीके किया जाए, तो अपन उसके अंदर देखेंगे। तो उसके अंदर फर्स्टली जब अपन देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे प्रोफाइलैक्सिस यूज द एंटीबायोटिक मार्कली रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन लाइक पल्मोनरी प्यूपेरल इन्फेक्शन, कि पल्मोनरी प्यूपेरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मान लो कोई अपन ने दिया कि एंटीबायोटिक्स मार्कली रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन करने के लिए, तो अपन क्या कहें, पल्मोनरी प्यूपेरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, पल्मोनरी के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन को क्या एडमिनिस्टर करना होता है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना, जिससे उसके इन्फेक्शन को रोक सके। पहली बात तो ये करनी। ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा की बात करें तो पल्मोनरी एडिमा के लिए अगर रिड्यूस करना है, पल्मोनरी एडिमा को रिड्यूस करना है, एडिमा मतलब फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई है वहाँ पर कलेक्शन हो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, फुरोसेमाइड देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, जिससे क्या हो जाए, फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाए, जिससे एडिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो फुरोसेमाइड 40 mg अपन IV करते हैं बाई 20 ग्राम, मैनिटोल भी देते हैं तो रिड्यूस द पल्मोनरी एडिमा, उसके साथ साथ पल्मोनरी एडिमा भी रिड्यूस हो जाते हैं। और पल्स ऑक्सीमेट्री अपने यूज़ करते हैं, मोनिटर सच एज है, ये कई पेशेंट की जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो नहीं हो गया है, रेस्पिरेटरी की दिक्कत तो नहीं है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को मैनिटोल दे सकते हैं या फ्रुसेमाइड दे सकते हैं, जिससे क्या होता है जो फ्लूइड जमा हो रहा है उसको बाहर यूनिट आउटपुट के साथ साथ क्या उसको कम कर सके। तो पल्मोनरी एडिमा के लिए रिड्यूस करने के लिए क्या देते हैं, फ्रुसेमाइड अपन प्रोवाइड करते हैं। सेम एज ए हार्ट फेलियर के लिए वही पैरेंटल लैक्सिस यूज़ करते हैं, अपन बोल सकते हैं डायबिटीज यूज़ करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम का मात्रा बाहर निकल जाएगी, लेवल बाय फ्लूइड वॉल्यूम वाटर बाहर बोल सकते हैं, फ्लूइड बहुत ज़्यादा बाहर की ओर आउटसाइड हो जाएगा, अपन बाहर की ओर निकाल देंगे तब क्या हो जाएगा, हार्ट क्या हो जाएगा, वर्क को प्रॉपर्ली करने लग जाएगा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे और रेस्पिरेशन भी क्या आने लग जाएगा, प्रॉपर्ली आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर पायरेक्सिया की बात करेंगे। ठीक है, तो हाइपर पायरेक्सिया के अंदर बोलेंगे कि हाइपर पायरेक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं अपन, पैरासीटामोल प्रोवाइड कराते हैं, टेम्परेचर को अपन स्पंज कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं और टेम्परेचर अपन रेगुलर चेक करते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं उसको प्रिवेंट कर सकें। हाइपर पायरेक्सिया में तो उसको वो ड्रग्स देते हैं और साथ साथ में कोल्ड स्पंजिंग करना जरूरी है। इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब ये है कि एक क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट जैसे मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स है, नीड द एडमिटेड द इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर उसको एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ऑब्स्टेट्रिक फिजिशियन को, एक्सपर्ट की जो एनेस्थेसिया है, कार्डियक है, पल्मोनरी वाले जो उसको क्या जो भी मेडिकल एडमिनिस्टर करते हैं उसको आपको मेंटेन करना है, एयरवे को मेंटेन करना है, उसको पूरे एक जो भी CT स्कैन MRI अपन को इन्वेस्टिगेट कराना है और साथ साथ में उसको मॉनिटर करना है, उसकी ECG मॉनिटर करना है, तो पेशेंट की कंडीशन का अपन को पता
चल सके। पल्स भी अपन को हॉली चेक करनी है, यूरिन आउटपुट भी हॉली चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसके अपन एक तरह से एक ऑब्जर्व कर सके, मॉनिटर कर सके, इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनके, मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, ठीक है। अभी तक आपका मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, मैनेजमेंट आपका कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। आपका कल मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो बचा है वो ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट बचा है। यहाँ पर मैनेजमेंट के बाद में फर्स्ट जो मैनेजमेंट बताया उन्होंने वो बताया जनरल मैनेजमेंट, सेकंड बताया मैंने आपको स्पेसिफिक मैनेजमेंट, थर्ड वन में जो डिस्कस करूंगा वो ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक चार्ट के थ्रू आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपका इक्लेम्शिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका परसों से मैं आपकी एंटीपार्टम हेमरेज, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रिप्शियो प्लेसेंटा के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। जल्दी मैं आपको कोर्स कराने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा स्लो चल रहा था, थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन, इसके लिए क्लास भी लंबी लेंगे, ठीक है। आप कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए और समझते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।